नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है मित्रों हम चल रहे हैं तुलनात्मक राजनीति पर और तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं राजनीति विकास। और राजनीति विकास की हमने परिभाषा पर और उसकी सामान्य विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विकास की अवस्थाओं पर। लेकिन राजनीति विकास की अवस्थाओं पर विभिन्न विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि हंटिंगटन थे, जो सबसे फेमस थिंकर थे, एसपी हंटिंगटन, जिन्होंने अनेक विचारधाराएं दी थी। पहले थोड़ा सा मैं हंटिंगटन जी के बारे में आपको बता देता हूं कि हंटिंगटन के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ये हंटिंगटन महोदय, इनका पूरा नाम था एसपी हंटिंगटन, सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन। तो बेसिकली हंटिंगटन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हंटिंगटन समझ आएगा तभी हमें एक आधुनिक विचारक जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा वो समझ आएगा। क्योंकि एसपी हंटिंगटन के शिष्य थे फ्रांसिस फुकुयामा, जो जापानी मूल के थे लेकिन अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। लेकिन पहले थोड़ा सा हंटिंगटन समझते हैं, फिर हम फ्रांसिस फुकुयामा पर भी आएंगे। तो सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन के बारे में जानते हैं। मैंने इतना तो बताया था कि ये राजनीति विकास की 4 विशेषताएं बताते हैं: अनुकूलनशीलता, जटिलता, स्वायत्तता और अंतर संबद्धता। और ये राजनीति विकास की अवस्थाएं भी बताते हैं। ये बेसिकली राजनीति विकास की जो अवस्थाएं हैं अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डेके में बताते हैं और कहते हैं 3 अवस्थाएं बताते हैं। पहला, सत्ता का बुद्धि संगत स्तर। पहला क्या बताते हैं? सत्ता का बुद्धि संगत स्तर। इस सत्ता का बुद्धि संगत स्तर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कानूनी तर्कसंगत सत्ता स्थापित होना, विधि का शासन स्थापित होना। ये है कानूनी शासन, संविधान पर आधारित शासन। दूसरा बेसिकली बताते हैं कार्यों का विभेदीकरण, यानी कि इसका मतलब है अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग संरचनाएं होनी चाहिए। तीसरा बेसिकली ये बताते हैं अभिवृद्ध सहभागिता। तो अभिवृद्ध सहभागिता का मतलब है शासन में जनता की सहभागिता हो। अभिवृद्ध सहभागिता का मतलब क्या है? कि शासन में जनता की सहभागिता हो। तो ये हंटिंगटन कहते हैं तीनों अवस्थाएं कर्मानुसार आनी चाहिए। अगर ये तीनों अवस्थाएं कर्मानुसार नहीं आई तो राजनीति विकास के स्थान पर ह्रास हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ऐसा एसपी हंटिंगटन महोदय कहते हैं। एसपी हंटिंगटन महोदय हमें लोकतंत्र की तीसरी लहर की संकल्पना भी देते हैं। तो लोकतंत्र की तीसरी लहर की भी चर्चा वो करते भी हैं। और साथ में उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं के संघर्ष की संकल्पना भी प्रस्तुत की थी। इन्हीं एसपी हंटिंगटन के शिष्य हैं फ्रांसिस फुकुयामा। आज हम फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में आपको बताएंगे। तो मेन हमारा जो आज अध्ययन का केंद्र रहेगा वो फ्रांसिस फुकुयामा पर रहेगा। तो मित्रों फ्रांसिस फुकुयामा पर आते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा, इनके बारे में जान। इनका जो जन्म है 1952 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जापानी मूल के अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। जापानी मूल के, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तीसरी बात, ये एसपी हंटिंगटन के शिष्य थे। चौथी बात क्या ध्यान रखनी है कि एसपी हंटिंगटन जी की पुस्तक थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 से विशेष रूप से प्रभावित थे। कौन सी किताब से प्रभावित थे? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी इस पुस्तक से, हंटिंगटन की पुस्तक थी उससे प्रभावित थे। हंटिंगटन महोदय की इस पुस्तक से प्रभावित थे। अब इन फ्रांसिस फुकुयामा महोदय ने क्या क्या विचार दिए, वो विचार हम पूरे ही पढ़ते हैं, खाली राजनीति विकास से संबंधित नहीं। हम इसके समस्त विचारों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। को फुकुयामा को कभी हमें फिर आईआर में पढ़ना पड़ेगा, कभी तुलनात्मक राजनीति में, कभी सामान्य राजनीति में। तो पूरा फुकुयामा ही हम पढ़ डालते हैं। फुकुयामा के मेन जो विचार हैं सबके बारे में अद्भुत जानकारी ले लेते हैं। तो फुकुयामा महोदय क्या क्या विचार व्यक्त करते हैं, तो आइए
पहला विचार इनका देखते हैं। फुकुयामा महोदय का पहला विचार है इतिहास के अंत की संकल्पना देते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास के अंत के लिए इन्होंने जो संकल्पना दी इतिहास के अंत, वो बेसिकली एक किताब में दी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। कौन सी पुस्तक में दी थी? एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992 में लिखी थी। उसमें इतिहास की अंत की संकल्पना देते हैं और उसमें कहते हैं कि आज वास्तव में सोवियत संघ का कहीं ना कहीं विघटन के कगार पर आ गया है, सोवियत संघ का विघटन हो गया है और पूंजीवाद प्रभावी हो गया है, तो बाजारवाद जीत गया है, प्रतियोगितावाद जीत गया है और सारी जगह बस पूंजीवाद का ही बोलबाला है। इसलिए संघर्ष समाप्त हो गया है, शीत युद्ध समाप्त हो गया है, इसलिए इतिहास का अंत हो गया है। क्योंकि मित्रों आप जानते हैं कि इतिहास का निर्माण संघर्ष से होता है। जब संघर्ष नहीं रहा तो इतिहास भी, आगे कहते हैं इतिहास भी क्या हो गया? इतिहास का अंत। तो ये बेसिकली एक संकल्पना इनकी सबसे महत्वपूर्ण है, इतिहास का अंत। तो एक अवधारणा कौन सी देते हैं? इतिहास के अंत की अवधारणा देते हैं। कौन सी किताब में देते हैं? अब इस पुस्तक का पूरा नाम ध्यान रखना है मित्र, खाली एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992 में देते हैं इतिहास के अंत की संकल्पना। क्या कहते हैं कि आज सोवियत संघ का विघटन हो गया है, सोवियत संघ का विघटन हो गया है और कहीं ना कहीं पूंजीवाद जीत गया है, चारों तरफ पूंजीवाद का ही प्रभाव है। आपको ध्यान है कि वाशिंगटन रिपोर्ट 1989 में ही आ गई थी, जिसमें पूंजीवाद की विजय का बुगल भिजा दिया गया था। उसी बात को ये कहीं ना कहीं 1989 वाली बात को दोहराते हैं कि आज वाशिंगटन रिपोर्ट वाला जो पूंजीवाद है, बाजारवाद है, वो प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि वास्तव में सोवियत संघ तो 1991 में विघटित ही हो गया था और सोवियत संघ का विघटन तो की शुरुआत तो 1984 में हो गई थी, जब गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की नीतियां अपनाई थी। तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद के प्रभाव की बात करते हैं तो कहते हैं आज देखो साम्यवाद का पतन हो गया है, साम्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद जीत गया है, साम्यवाद हार गया है, इसलिए संघर्ष भी समाप्त हो गया है। जब संघर्ष समाप्त हो गया है तो कहते हैं इतिहास का भी अंत हो गया है, क्योंकि इतिहास का निर्माण संघर्ष से होता है। तो इसमें ये बाजारवाद, पूंजीवाद, प्रतियोगितावाद का समर्थन करते हैं। यानी कि एंड ऑफ हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि बाजारवाद की जीत हो गई है, पूंजीवाद की जीत हो गई है, अब सबको यानी कि यही अपनाना चाहिए, फुकुयामा ऐसा कहते हैं। लेकिन बाद में इनके विचारों में परिवर्तन आता है 95 में और एक ये पुस्तक लिखते हैं, सोशल वर्चुअल एंड क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी। कौन सी किताब लिखते हैं? ये 1995 में एक किताब लिखते हैं, सोशल वर्चुअल एंड क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी। इस किताब में कहते हैं कि संस्कृति निरंतर बढ़ रही है, संस्कृति के नए नए रूप भी आ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कहते कि सबको बाजारवाद, पूंजीवाद अपनाना चाहिए, इसमें ये कहते हैं कि संस्कृति के नए रूप, विकास के भी नए रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि फ्रांसिस फुकुयामा जहाँ एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन में बाजारवाद, पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, जबकि 1995 में इन्होंने ये लिखा जो सोशल वर्चुअल एंड क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी में ये कहते हैं संस्कृति के अनेक रूप हो सकते हैं, संस्कृति के विकास के अनेक रूप हो सकते हैं। तो इसमें विकास के और पैमाने भी स्वीकार कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई, इस पुस्तक में बेसिकली ऐसा वो स्वीकार कर लेते हैं कि विकास के पैमाने और भी हो सकते हैं, ऐसा फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रांसिस फुकुयामा का दृष्टिकोण समझ आ गया होगा कि वास्तव में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में पूंजीवाद का समर्थन, लेकिन बाद में 95 में उनके विचारों में कुछ परिवर्तन भी आता है और वो क्या कहते हैं कि पूंजीवाद के स्थान पर विकास के और भी नए पैमाने हो सकते हैं। भाई समाजवाद के मॉडल हैं या विकासशील देशों के मॉडल हैं, आधुनिकीकरण का मॉडल है, वो भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये तो मित्रों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर दोबारा भी समझाऊंगा पीपीटी के माध्यम से, आप बस इसमें तनाव नहीं लेना है। देखिए चलिए पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश भी करते हैं जो अब तक पढ़ा है
कि बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ये जापानी मूल के अमेरिकी राजनीतिक थे, एसपी हंटिंगटन के शिष्य थे। इन्होंने इतिहास का अंत की संकल्पना दी थी। कौन सी किताब में दी थी? द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में दी थी। इसमें मुक्त बाजारवाद, पूंजीवाद का समर्थन करते हैं और बताते भी हैं कि वास्तव में आज साम्यवाद कमजोर पड़ गया है, पूंजीवाद विजयी हो गया है। और आपको पता है 1989 में वाशिंगटन की रिपोर्ट आ गई थी, 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। तो कह रहे थे कि आज वास्तव में साम्यवाद ढीले पड़ गया है, यानी कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है। इसलिए शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो संघर्ष भी समाप्त हो गया है, संघर्ष समाप्त हो गया तो आगे इतिहास का भी अंत हो गया है। कुल मिला के इस पुस्तक में वो पूंजीवाद, बाजारवाद और प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था का समर्थन कर देते हैं। तो कह सकते हैं इनविजिबल हैंड वाली नीति का समर्थन कर देते हैं, हस्तक्षेप की नीति का समर्थन कर देते हैं, पूंजीवाद का समर्थन कर देते हैं, वैश्वीकरण का समर्थन कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बाद में जो बुक लिखते हैं सोशल वर्चुअल एंड द क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी 1995 में, वो अपने विचारों में संशोधन करते हैं और कहते हैं संस्कृति के विकास के अनेक पैमाने हो सकते हैं, चाहे आधुनिकीकरण भी हो सकता है, कोई लोकतांत्रिक समाजवादी मॉडल भी हो सकता है। तो उसमें अपने विचारों में परिवर्तन भी बाद में कर लेते हैं। लेकिन 92 में किताब लिखी थी, तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है मित्रों। तो आपको ये समझ आया होगा। मैं ये मानता हूँ कि फुकुयामा टिपिकल नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है इसलिए टिपिकल लगता है। इसके बाद इनके अगले विचार हम देखने की कोशिश करते हैं मित्रों। फुकुयामा के नवरूढ़ीवादी संबंधी विचार। भाई नवरूढ़ीवाद संबंधी विचार क्या हैं? अब नवरूढ़ीवाद क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। भाई सिंपल रूढ़िवाद, जो परंपरागत रूढ़िवाद था, तो उससे एडमंड बर्क जैसे, डेविड ह्यूम जैसे विचारक जुड़े थे, जो रीति रिवाज परंपराओं पर बल देते थे। लेकिन जो नव रूढ़िवाद है, इसमें भी बेसिकली संस्कृति को थोड़ा उग्र रूप से अपनाने की बात करते हैं, विशेषकर प्रजातिवाद का सहारा लेते हैं। अमेरिका में इसका उदय माना जाता है, तो कहते हैं रीगनवाद से उदय हुआ। रीगनवाद ने अमेरिकन प्रजाति सर्वोच्चता पर कहीं ना कहीं बल दिया और कहीं ना कहीं श्वेतवाद को बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। तो रीगनवाद से ये प्रभावित थे। कौन? बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा। तो कहीं ना कहीं नवरूढ़िवाद का समर्थन भी करते हैं, लेकिन ये बाद में नवरूढ़िवाद से अपने आप को अलग कर लेते हैं और 2008 में तो बराक ओबामा के चुनाव का भी ये समर्थन करते हैं, बराक ओबामा का समर्थन करते हैं और ये प्रजातिवाद और ये नवरूढ़िवाद जैसी प्रथाओं से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नवरूढ़िवाद बेसिकली कि रूढ़िवाद का एक नया रूप है, जिसमें प्रजातिवाद और संस्कृति की सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। अमेरिका में रीगनवाद के साथ इसका प्रभाव बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसी नीतियां अपनाई थी जिससे नव रूढ़िवाद को बढ़ावा मिले। कहीं ना कहीं भाई स्वेज संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति की सर्वोच्चता, आप दूसरी संस्कृति को ना अपनाएं, ये वाली स्थिति जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये नव रूढ़िवाद प्रारंभ में थे, लेकिन बाद में नव रूढ़िवाद से अपने आप को अलग कर लेते हैं और 2008 में तो ये बराक ओबामा का समर्थन करते हैं, जो बेसिकली प्रजातिवाद में आस्था नहीं रखते थे। तो आपको ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद इनके तीसरे जो विचार हैं वो ध्यान रखने हैं, वो हैं राजनीतिक विकास संबंधी विचार। तो चलो मित्रों, अब राजनीतिक विकास संबंधी विचार भी इनके देखते हैं। राजनीतिक विकास संबंधी विचार, मैंने आपको बताया इनके जो राजनीतिक विकास संबंधी विचार हैं वो एसपी हंटिंगटन से प्रभावित हैं और ये एसपी हंटिंगटन के शिष्य थे। एसपी हंटिंगटन की जो पुस्तक थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968, उससे इनके प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे? हंटिंगटन की पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी से प्रभावित थे। इनके विचार हंटिंगटन से प्रभावित थे और हंटिंगटन की इस पुस्तक से प्रभावित थे। पहले तो ये ध्यान आपको रहना चाहिए। उसके बाद ये क्या देते हैं विकास संबंधी विचार? तो वास्तव में इस पुस्तक से प्रभावित होकर फ्रांसिस फुकुयामा दो पुस्तकें लिखते हैं। पहली पुस्तक तो लिखते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, और दूसरी जो पुस्तक लिखते हैं द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो ये दो किताबें वो लिखते हैं। तो दोनों किताबों में क्या क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वास्तव में हंटिंगटन से प्रभावित होकर कितने दो किताबें लिखते हैं। हंटिंगटन की कौन सी किताब से? हंटिंगटन की कौन सी किताब से प्रभावित होकर लिखते हैं? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी से प्रभावित होकर ये दो किताबें लिखते हैं। पहली किताब कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो फ्रांसिस फुकुयामा की पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये पहली पुस्तक जो लिखते हैं उसको मैं ए नाम दे देता हूं। उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर।
ये कब लिखते हैं? 2011 में लिखते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। कौन सी किताब लिखते हैं? द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब इस किताब में क्या क्या बातें करते हैं, ये किताब आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इसमें मानव के प्रारंभिक विकास से यानी कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर फ्रांसीसी क्रांति 1789 तक के इतिहास की, विकास की चर्चा करते हैं कि भाई प्रागैतिहासिक काल से मानव का विकास क्या रहा, मानव के प्रारंभिक जीवन से फ्रांसीसी क्रांति तक की चर्चा कर देते हैं। फिर साथ में बेसिकली ये राजनीति विकास के 3 तत्व बताते हैं। कौन कौन से तत्व बताते हैं? पहला बताते हैं राजनीति विकास का घटक, 3 घटक या तत्व। पहला तत्व है राज्य निर्माण या राष्ट्र निर्माण। दूसरा तत्व बताते हैं विधि का शासन। तो ये 3 तत्व बताते हैं, पहला राज्य निर्माण, दूसरा विधि का शासन, तीसरा उत्तरदायी शासन। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी फुकियामा ने राजनीति विकास के 3 तत्व बताए, राज्य निर्माण, विधि का शासन, उत्तरदायी शासन। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये भी याद नहीं रहता तो मित्रों फिर गड़बड़ हो जाने हैं। तो राज्य निर्माण का मतलब जानते हैं कि राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, बेसिकली दोनों अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य निर्माण का मतलब है संप्रभुता सुनिश्चित होना और राष्ट्र निर्माण का मतलब है हम की भावना, मनोवैज्ञानिक एकता। विधि का शासन का मतलब विधि पर आधारित शासन होना, संवैधानिक शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब है कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। तो बेसिकली ये 3 विशेषताएं बताते हैं या 3 घटक बताते हैं राजनीतिक विकास के फ्रांसीसी फुकियामा महोदय। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इन्होंने 3 बताए। फिर आगे क्या कहते हैं फ्रांसीसी फुकियामा, ये भी ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं तीनों घटकों में संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। इन तीनों घटकों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है, ऐसा बेसिकली कहते हैं। फिर आगे और क्या कहते हैं? कहते हैं बेसिकली इसी 3 घटकों के आधार पर ये चीन, भारत, इस्लामिक देश और यूरोप के संदर्भ में उन विकास का अध्ययन भी करते हैं। किस किस का अध्ययन करते हैं? चीन का, भारत का, इस्लामिक देश का, यूरोप का अध्ययन भी करते हैं। क्या कहते हैं? इन तीनों तत्वों में संतुलन होना चाहिए और इसी संदर्भ में फिर इन्हीं घटकों के संदर्भ में चीन, भारत, इस्लामिक देश, यूरोप में विकास का अध्ययन भी करते हैं। फिर एक बात और कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्थिर राज्य, कि राज्य में स्थिरता होनी चाहिए, क्रांति व्रांति नहीं, बार बार तख्ता पलट जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राज्य वही विकास कर सकता है जहां स्थिरता हो, भाई निश्चित शासन प्रणाली हो, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कायम रहे। अब बार बार तख्ता पलट या सैनिक शासन ये नहीं होना चाहिए। तो स्थिरता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं फ्रांसीसी फुकियामा। तो कहते हैं कि स्थिर राज्य होना विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्थिर राज्य विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, तभी आपका कहीं ना कहीं विकास हो सकता है, तो आपको समझ भी आ सकता है। तो मैं पहले आपको इतना पीपीटी के माध्यम से भी एक बार समझा देता हूँ। बेसिकली नवरूढ़ीवाद को भी समझा देता हूँ कि बेसिकली नवरूढ़ीवाद का समर्थन करते हैं। तो रीगनवाद का पहले समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में नवरूढ़ीवाद से अलग होकर विल्सनियनवाद का, यानी कि विल्सन, जो वुड्रो विल्सन थे, उसकी नीति का समर्थन करते हैं। वुड्रो विल्सन आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे और जिन्होंने नैतिकता पर बल दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में इनका योगदान है। ये 14 सूत्र नैतिकता के देते भी हैं जो शांति पर आधारित हैं, तो इसके साथ जुड़ गए थे। और इन्होंने बराक ओबामा का भी 2008 के चुनाव में समर्थन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना कि इरविंग क्रिस्टल भी नवरूढ़ीवादी थे। तो अमेरिका में माना जाता है इरविंग क्रिस्टल को, कभी पूछे भाई एक नवरूढ़ीवादी और बता दो तो इरविंग क्रिस्टल। भाई रीगन का नाम तो आ गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी मैंने नाम बता दिया, आप इरविंग क्रिस्टल को भी याद कर लेना, ये भी नवरूढ़ीवादी थे। लेकिन जो फ्रांसीसी फुकियामा थे, ये तो पहले तो नवरूढ़ीवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं? अलग। तो ये तो आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद मित्रों चलते हैं कि उनके राजनीतिक विकास संबंधी विचार क्या हैं। मैंने बताया था आपको कि हंटिंगटन के शिष्य थे और हंटिंगटन की पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 से प्रभावित होते हैं और 2 किताबें लिखते हैं, जिस अभी मैंने आपको पहली किताब के बारे में बताया है, द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर 2011। इसमें वो मानव के प्रारंभ से लेकर फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा करते हैं और इस पुस्तक में वो राजनीतिक विकास के 3 घटक बताते हैं, राज्य निर्माण, विधि का शासन और उत्तरदायी शासन। फिर बेसिकली कहते हैं इन तीनों शासन, जो तीनों तत्व हैं, इनमें संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलन।
फिर इसी संदर्भ में वो बेसिकली क्या करते हैं कि चीन का, भारत का, इस्लामिक देशों का, यूरोप का अध्ययन भी करते हैं और स्थिर राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो भी आप ये देखिए लिखा भी है, आप पीपीटी के माध्यम से भी आपको देख सकते हैं। इन 3 घटकों में वो संतुलन व्यवस्था के लिए आवश्यक मानते हैं और इन घटकों को ऐतिहासिक क्रम में चीन, भारत, इस्लामिक देश और यूरोप के संदर्भ में तुलना करते हैं। फुकुयामा स्थिर राज्य को ही विकसित राज्य मानते हैं या महत्वपूर्ण मानते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। अब इनकी दूसरी किताब के बारे में भी जो विकास से संबंधित है वो भी देखते हैं। इनकी दूसरी जो किताब है विकास से संबंधित, वो किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डेके, जो 2014 में लिखी। तो इनकी विकास से संबंधित दूसरी पुस्तक कौन सी है? फ्रांसिस फुकुयामा की। पहली पुस्तक तो मैंने बताई थी द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, जो 2011 में लिखी। दूसरी किताब कौन सी है? पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। तो ये किताब 2014 में लिखी है। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पुस्तक में क्या कहते हैं वो ध्यान रखना है। पहले तो मैं सिंपल बता देता हूँ। इसमें औद्योगिकरण से लेकर वैश्वीकरण तक के सभी मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि लोकतंत्र के विकास पर प्रकाश डालते हैं। और इसमें राजनीति विकास और राजनीति विकास के साथ ह्रास पर भी चर्चा करते हैं। इसी पुस्तक में वो विकास के 6 आयाम भी बताते हैं। विकास के कितने आयाम बताते हैं? 6 आयाम। वो कौन से हैं मैं अभी आपको बताऊंगा भी। इसी पुस्तक में वो अरब बसंत क्रांति, अमेरिकी वित्तीय संकट, तुर्की ब्राजील में विरोध, इनकी भी चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि अमेरिका में 2008 से 13 तक कहीं ना कहीं संकट के दौर रहे थे, उसकी भी चर्चा करते हैं। अरब बसंत क्रांति की भी चर्चा करते हैं। अरब बसंत क्रांति जो बेसिकली जिसकी शुरुआत 2010 में ट्यूनिसिया में हुई थी, जिसे चमेली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति का मेनली था कि जितने भी वास्तव में इस्लामिक देश थे, तो वहाँ पर चाहे उत्तरी अफ्रीका से संबंधित हों, चाहे पश्चिमी एशिया से संबंधित हों, तो वहाँ पर रूढ़िवाद का, धर्म का बोलबाला था, अंधविश्वास का बोलबाला था। जैसे ही वहाँ पर आधुनिकीकरण हुआ, संचार क्रांति हुई, तो वहाँ भी लोकतंत्र के प्रति चेतना जागृत हुई, लोगों ने अधिकारों की मांग की और इसी संदर्भ में वहाँ क्रांतियों का दौर चला, जिसे एक नाम देते हैं इतिहास में अरब बसंत क्रांति, जिसकी शुरुआत 2010 में सबसे पहले ट्यूनिसिया में हुई, फिर मिस्र में, फिर लीबिया, सीरिया, सूडान, मोरक्को, विभिन्न देशों में 2021 तक ये स्थिरता चल रही है। ये क्रांति का दौर चल रहा है, क्रांति का दौर चल रहा है। तो ये अरब बसंत क्रांति की भी चर्चा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो अरब बसंत क्रांति के बारे में मैं बता भी देता हूं आपको। अरब बसंत क्रांति की शुरुआत 2010 में ट्यूनिसिया से हुई थी। इसे चमेली क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि वहां ट्यूनिसिया का जो राष्ट्रीय पुष्प था चमेली था। इस अरब बसंत क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्क लिंच ने किया था। किसने किया था? मार्क लिंच ने। ट्यूनिसिया के बाद मिस्र, लीबिया, यमन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब आदि देशों में इसका प्रभाव 2021 तक देखा जा सकता है अरब बसंत क्रांति का। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये सारी बातें मित्रों आपको पता रहनी चाहिए। तो इसमें आप तनाव नहीं लेंगे, इतना आपको पता रहना चाहिए। तो जब आप ये सारी बातें जान जाएंगे तो आपको इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी की होने की जरूरत नहीं है। अब ये विकास के 6 आयाम क्या बताते हैं वो भी हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली अगला पॉइंट है फुकुयामा का, जो ये विकास के 6 आयाम कौन कौन से बताते हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए। विकास के 6 आयाम फ्रांसिस फुकुयामा क्या क्या बताते हैं? विकास के 6 आयाम। तो बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा जो 2014 में अपनी पुस्तक लिखते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, कौन सी किताब लिखते हैं? पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। कब की है? 2014 की। इसी में विकास के 6 आयाम की चर्चा करते हैं। विकास के 6 तत्व बताते हैं, आयाम बताते हैं। 3 तो वही जो 3 घटक हैं। पहला है राज्य निर्माण, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा है उत्तरदायी शासन, चौथा है आर्थिक वृद्धि। चौथा कौन सा है? आर्थिक वृद्धि, यह भी ध्यान रखना है। पांचवा है सामाजिक गतिशीलता। छठा और मित्रों ध्यान रखना है वो है वैधता।
इस प्रकार हंटिंगटन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके में विकास के 6 आयाम बताते हैं। राज्य निर्माण, विधि का शासन, उत्तरदायी शासन, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक गतिशीलता और वैधता। ये 6 आयाम आपको ध्यान रहने चाहिए और 6 के 6 याद भी रहने चाहिए, तभी आपका विकास कहीं ना कहीं ढंग से होगा। मित्रों, इसको भी 6 आयामों को कहते हैं, तो मैं पीपीटी के माध्यम से दोबारा समझा देता हूँ। तो देखो, विकास के 6 आयाम फुकुयामा क्या क्या बताते हैं? राज्य निर्माण, विधि का शासन, उत्तरदायी शासन, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक गतिशीलता और वैधता। अब आपको थोड़ा और स्पष्टता से दिखाई दे रहा होगा, तो शांति के साथ आप दोबारा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए। अगला क्या है वो हम देखते हैं। बेसिकली वो ह्रास की भी चर्चा करते हैं इसी पुस्तक में। भाई ह्रास के क्या क्या कारण रहते हैं? भाई राजनीतिक विकास तो है ही है, तो ह्रास भी, बिल्कुल हंटिंगटन की तरह। क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है, ऐसे कौन से 2 विद्वान हैं जो राजनीतिक विकास के साथ ह्रास की चर्चा करते हैं? तो ये गुरु शिष्य ही हैं। हंटिंगटन भी राजनीतिक विकास के साथ ह्रास की चर्चा करते हैं और फ्रांसिस फुकुयामा भी राजनीतिक विकास के साथ ह्रास की चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कुछ समझ आएगा मित्रों, अन्यथा आपको समझ कम आएगा। तो आप पूरा ध्यान से देखना है एक एक बात को। अब ह्रास के कारण क्या बताते हैं? जहाँ हंटिंगटन ने तो ये कहा था, ये अवस्थाएं हैं 3: सत्ता का बुद्धि संगत स्तर, कार्यों का विभेदीकरण और अभिवृत सहभागिता। अगर तीनों कर्मानुसार नहीं आती हैं तो ह्रास हो जाता है। लेकिन ये ह्रास के 2 कारण देते हैं पूरे ढंग से। पहला कारण देते हैं विसंस्थानीकरण। विसंस्थानी का मतलब है लोकतंत्रीकरण का ह्रास या संस्थाओं का ह्रास। तो विसंस्थानीकरण का मतलब क्या? संस्थाओं का जो ह्रास होना, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं यदि उनका पतन हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो फिर ह्रास होगा ही होगा। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर इनका ह्रास होता है, लोकतंत्र की जैसे निर्वाचन आयोग का ह्रास होता है, तो नो डाउट फिर क्या है, विकास का भी ह्रास होगा। पहला तो ये। सेकंड वो कहते हैं रिपेट्रिमोनलाइजेशन। रिपेट्रिमोनलाइजेशन क्या होता है? रिपेट्रिमोनलाइजेशन क्या है? रिपेट्रिमोनियोलाइजेशन क्या है? कहते हैं जब सरकारी संसाधनों पर निजी नियंत्रण बढ़ जाता है, सरकारी संस्थाओं पर कुछ परिवार लोग कब्जा कर लेते हैं, जैसे वंशवाद का प्रभाव हो जाता है, परिवारवाद का प्रभाव हो जाता है, तो भी फिर ह्रास होता है विकास के स्थान पर। कई बार देखते हैं पहले पिताजी चुनाव लड़े, फिर बेटा चुनाव लड़ रहा है, फिर पोता लड़ रहा है, इसी प्रकार पीढ़ीगत चलता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो ह्रास का प्रतीक है। ऐसा बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं। तो फ्रांसिस फुकुयामा ह्रास के 2 तर्क देते हैं, विसंस्थानीकरण और रिपेट्रिमोनलाइजेशन। तो दोनों पर आपको ध्यान में मित्रों रखना है। इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। फिर अगली बात भी आपको ध्यान रखनी है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अगली बात उसकी जो इम्पोर्टेंट है वो विल्सन नीति। विल्सन, जो वुड्रो विल्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, तो उनका समर्थन करते हैं और साथ में डेनमार्क की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं डेनमार्क स्थिर, शांत और एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने वाला राष्ट्र है, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। और वुड्रो विल्सन की जो 14 सूत्रीय नीति थी शांति पर आधारित, उसकी भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बल दिया था। इसलिए लास्ट में नवरूढ़िवाद का भी विरोध कर देते हैं, नवरूढ़िवाद से अलग हट जाते हैं और विलेसियनवाद यानी कि रॉबर्ट वुड्रो विल्सन की जो नीति थी, शांति वाली नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति वाली नीति का समर्थन कर देते हैं। तो देखिए पीपीटी के माध्यम से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। विलेसियन नीति और डेनमार्क की प्रशंसा। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति 1919 से 1918 में बेसिकली देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 14 से 21 तक है, तो राष्ट्रपति भी रहे थे। तो 1918 में 14 सूत्र का समर्थन करते हैं, 14 सूत्रीय नीति का, जिसे क्या विलेसियनवाद कहते हैं। 14 सूत्रीय नीति में इन्होंने बेसिकली रॉबर्ट वुड्रो विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बल दिया था। इन वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहते हैं। तो 14 सूत्री नीति का समर्थन किया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना में इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो फिर डेनमार्क की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं डेनमार्क स्थिर, शांत और ईमानदार समावेशी समाज है। कैसा समाज है डेनमार्क? स्थिर, शांत, ईमानदार और समावेशी समाज है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि वो डेनमार्क राष्ट्र की प्रशंसा करते हैं। तो अंततः विलेसियन नीति और डेनमार्क की प्रशंसा के माध्यम से हमें पता चलता है कि बेसिकली कि जो फ्रांसिस फुकुयामा हैं अपने अंतिम
विचारों में वो उदार अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, अंततः पश्चिमी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, उदार नीति का समर्थन करते हैं। तो कहते हैं राष्ट्रवाद में, अंतर्राष्ट्रवाद में या वैश्वीकरण में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कठोरता नहीं होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, राष्ट्रों के बीच में सहयोग होना चाहिए, शांति पर आधारित नीति पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों, आज आपने फ्रांसीस फुकुयामा और राजनीति विकास और फ्रांसीस फुकुयामा के विभिन्न विचारों को पढ़ा। तो इनको बार बार आप पढ़ते रहिए, ऐसा पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बाकी ना रहे। अब हम चर्चा करेंगे राजनीति विकास की अवस्थाओं पर। राजनीति विकास की अवस्थाएं विभिन्न विद्वानों ने बताई हैं, जैसे एसपी हंटिंगटन हैं, आर्गेन्स्की विचारक हैं, फ्रेडरिक रिक्स भी हैं और साथ में और अन्य विचारक भी हैं, जैसे बेसिकली ऑर्गेन्स्की डब्ल्यू रोस्टॉप। तो इन सभी विद्वानों के बारे में हम अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एसपी हंटिंगटन क्या कहते हैं राजनीति विकास की अवस्थाओं को लेकर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मित्रों, पहले मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूं, एसपी हंटिंगटन, सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेके पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके 1965 में राजनीति विकास की 3 अवस्थाएं बताते हैं। पहली, सत्ता का बुद्धि संगत स्तर। इसका मतलब है कानूनी तर्कसंगत सत्ता स्थापित होना, संविधान का शासन स्थापित होना। परंपराओं की बात नहीं करते, ये बात करते हैं कानूनी तर्कसंगत सत्ता की। कानूनी शासन, संविधान पर आधारित शासन, पहली विकास की अवस्था ये बताते हैं। दूसरा बताते हैं कार्यों का विभेदीकरण। कार्यों के विभेदीकरण से आशय है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तीसरी अवस्था ये बताते हैं शासन में जनता की अविरत सहभागिता। इस प्रकार हंटिंगटन ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई। पहला, सत्ता का बुद्धि संगत स्तर, यानी कि कानूनी शासन की स्थापना होना, संविधान पर आधारित शासन की स्थापना होना। जैसे भारत में 26 जनवरी 1950 को सत्ता का बुद्धि संगत स्तर स्थापित हो गया था। दूसरा, कार्यों का विभेदीकरण होना, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना। जैसे भारत में संदर्भ में सोचें तो 2 अक्टूबर 1959 को हमारे यहाँ पंचायती राज के साथ ही सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। तीसरा, शासन में जनता की सहभागिता। 91 के बाद हमारे यहाँ वास्तव में जो है सहभागी लोकतंत्र पर बल दिया जा रहा है, वो इसी दिशा में उठा हुआ कदम है। आगे हंटिंगटन कहते हैं अगर ये तीनों अवस्थाएं कर्मानुसार नहीं आती हैं तो विकास के स्थान पर ह्रास हो जाएगा। देखो मित्रों, थोड़ा समझने की कोशिश करो, हमारे भारतीय संदर्भ में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और कानूनी तर्कसंगत सत्ता स्थापित होगी, सत्ता का बुद्धि संगत स्तर हो गया। फिर उसके बाद हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, पंचायती राज की स्थापना की। फिर तीसरे नंबर पर हम सहभागिता दे रहे हैं। तो हंटिंगटन कहते हैं अगर पहले के बाद सीधी तीसरी अवस्था आ गई तो क्रांति की स्थिति हो सकती है, क्योंकि अगर सिंपल कानूनी तर्कसंगत सत्ता है तो जनता में इतनी अधिक चेतना आएगी, वो सरकार से इतनी अधिक मांगे करेगी, उसको सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। अगर उससे पहले अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया तो बहुत सारी समस्याएं सरपंच दूर कर देगा, जो सरपंच से नहीं होंगी तो प्रधान दूर कर देगा, प्रधान से दूर नहीं होंगी तो आगे जिला प्रमुख दूर कर देगा, जिला प्रमुख से दूर नहीं होंगी तो सीएम कर देंगे, मिनिस्टर कर देंगे, उसके बाद केंद्र तक समस्याएं पहुंचेंगी। इसलिए कहते हैं तीनों अवस्थाएं कर्मानुसार आनी चाहिए। अगर ये तीनों अवस्थाएं कर्मानुसार नहीं आती हैं तो राजनीति विकास के स्थान पर ह्रास हो जाता है, ऐसा हंटिंगटन महोदय कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तो लोकतंत्र की तीसरी लहर की संकल्पना भी दी थी हंटिंगटन महोदय ने, तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र की तीसरी लहर की संकल्पना। अब इसके बारे में मित्रों ध्यान से समझना, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं मानता हूं, लेकिन हंसकर पढ़ना तो आसानी से समझ आएगा, रोकर पढ़ना तो समझ नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बेसिकली उन्होंने किताब लिखी थी थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी किताब लिखी थी? थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी 1991 में किताब लिखी थी। इस किताब में बेसिकली वो कहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र की 3 लहरें अब तक आई हैं। कितनी लहरें आई हैं? 3। अब पहली लहर कब से कब तक आई थी वो आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं पहली लहर 1828 से 1926 के मध्य आई थी।
पहली लहर कब आई थी? अब ध्यान रखना, वो लहर भी पूछ लेगा पहली लहर कब आई, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। वो कहते हैं 1828 से 1926 तक आई थी। कौन कहते हैं? हंटिंगटन महोदय, सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन महोदय कहते हैं। फिर कहते हैं इसी काल में महिलाओं को, या अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। आपको याद भी है, महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए अमेरिका में 19वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसे एंथोनी संशोधन अधिनियम कहते हैं, जो 1920 में लागू हुआ था। तो ये बेसिकली कहते हैं, इसे जैकोसियन राइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैकोसियन अधिकार या जैकोसियन नियम। तो ये भी बेटा ध्यान में रखना कि इसी काल में क्या दिया गया था महिलाओं को अमेरिका में? मताधिकार। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? 19वें संशोधन अधिनियम द्वारा। कब दिया गया था? 1920 में। तो ये अमेरिका वाली घटना कहता है ये लोकतंत्र की पहली लहर थी। अब कहता है दूसरी लहर कब आई, उस पर भी चर्चा करते हैं। दूसरी लहर पर, दूसरी लहर कहता है द्वितीय युद्ध के बाद आई, जिसमें अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। सेकेंड लहर, यानी कि 1919 से 1939 1945 तक द्वितीय युद्ध हुआ, उसके बाद ये लहर आई और अनेक एशिया अफ्रीकी देशों में, लैटिन अमेरिकी देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसे नाम देता है दूसरी लहर। अब तीसरी लहर कब से आई वो भी ध्यान में रखना है। वो कहते हैं तीसरी लहर 74 से 89 के मध्य आई और इसमें शुरुआत होती है पुर्तगाल से। पुर्तगाल में कारनेशन क्रांति होती है और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। पुर्तगाल में कौन सी क्रांति होती है? कारनेशन क्रांति। और वहां पर क्या होती है? बेसिकली लोकतंत्र की स्थापना होती है। एक बात और मित्रों ध्यान रखना कि इसमें वो यूएसएसआर के विघटन की चर्चा नहीं करते। कई बार पूछ लेते हैं कि तीसरी लहर में क्या यूएसएसआर के विघटन की चर्चा करते हैं? नहीं, क्योंकि 1989 तक की चर्चा करते हैं। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? वो 91 में हुआ था। तो ये तीनों लहर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा हंटिंगटन महोदय की एक पुस्तक लिखते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1992। उसमें कहते हैं सभ्यताओं के संघर्ष की संकल्पना देते हैं और उसमें कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य नहीं होकर दो सभ्यताओं के मध्य होगा। वो दो सभ्यताएं होंगी ईसाईयत और इस्लाम। तो दूसरी अवधारणा और क्या देते हैं साथ में? सभ्यताओं के संघर्ष की संकल्पना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी किताब में देते हैं? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किताब में देते हैं। कौन सी भी देते हैं? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये भी मैं लिख देता हूं आपको। किताब कौन सी थी? इसी में देते हैं सभ्यताओं के संघर्ष की संकल्पना। क्या कहते हैं? तीसरा विश्व युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य न होकर दो सभ्यताओं के मध्य होगा। फिर मित्रों एक बात और ध्यान रखना है कि जो हंटिंगटन है वो खाई परिकल्पना भी देते हैं, गैप हाइपोथेसिस की बात भी करते हैं। खाई जानते हैं? गैप, खाई परिकल्पना की संकल्पना भी देते हैं। तो वो क्या है खाई परिकल्पना, वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो मित्रों, इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वो कहते हैं सामाजिक गतिशीलता आती है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब है वैज्ञानिकता आना समाज में और संचार साधनों का विकास होना, नए नए तकनीकें आना समाज के अंदर, तो सामाजिक गतिशीलता आती है। सामाजिक गतिशीलता आती है तो कहते हैं जो परंपरागत संस्कृति है उसको चुनौती देती है। क्या देती है? चुनौती। अब जब परंपरागत संस्कृति को चुनौती मिलती है तो फिर जनता क्या करती है? मांगे भी ज्यादा करती है। सामाजिक गतिशीलता के कारण परंपरागत संस्कृति को चुनौती मिलती है और जनता अधिक से अधिक मांगे करती है। अगर सरकार के अंदर क्षमता नहीं है मांगों को पूरा करने के लिए तो सरकार और जनता के बीच में खाई बढ़ जाती है। यही खाई परिकल्पना है। कुल मिला के कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के कारण चेतना आती है और चेतना के कारण अगर सरकार चेतना के फलस्वरूप जनता की मांगे बढ़ जाती हैं और सरकार इन मांगों को अगर पूरा नहीं कर पाती है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो खाई बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार से ये सारी बातें समझना है। अब मैं आपको हंटिंगटन महोदय पीपीटी के माध्यम से भी समझाने की चेष्टा करता हूं। आइए मित्रों धीरे से दोबारा से समझ लो, लेकिन क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। हंटिंगटन की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डेके।
1965 में लिखी है। इसमें राजनीति विकास की 3 अवस्थाएं बताते हैं। पहला, सत्ता का बुद्धि संगत स्तर, जिससे का मतलब क्या है, कानूनी तर्कसंगत सत्ता स्थापित होना, यानी कि संविधान पर आधारित शासन स्थापित होना। दूसरी जो अवस्था है वो कार्यों का विभेदीकरण है, जिसका मतलब है सत्ता का विकेंद्रीकरण होना। मैंने उदाहरण दिया था भारत में पंचायती राज की स्थापना, पहले का उदाहरण दिया था मैंने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होना। तीसरा, विवृत सहभागिता, शासन में सहभागिता जनता की सुनिश्चित करना। 91 के बाद हमारे यहाँ लोकतंत्र के नए नए उपकरण आ रहे हैं, जनता को हर जगह सहभागी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ये। फिर आगे हंटिंगटन कहते हैं अगर ये तीनों अवस्थाएं क्रमानुसार नहीं आती हैं तो विकास के स्थान पर ह्रास हो जाता है, यानी कि पहली के बाद सीधे अगर तीसरी आती है तो ह्रास होगा, विकास नहीं होगा, ऐसा हंटिंगटन महोदय कहते हैं। तो आगे देखते हैं मित्रों, आगे देखते हो हंटिंगटन क्या कहता है, अगर ये तीनों अवस्थाएं क्रमानुसार आनी चाहिए, नहीं तो ह्रास होगा। फिर ये देते हैं खाई परिकल्पना। खाई परिकल्पना मैंने बताई थी, वो कहते हैं जब सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है तो परंपरागत संस्कृति को तोड़ती है और चेतना पैदा करती है, और जब चेतना पैदा होती है तो जनता नए अधिकारों की मांग करती है। अगर सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पाती, उसके अंदर क्षमता नहीं है, तो खाई बढ़ जाती है। दोबारा से सुन लो, खाई परिकल्पना में हंटिंगटन कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता परंपरागत संस्कृति को तोड़ती है और जनता में चेतना पैदा करती है, परंतु सरकार में जनता की चेतना या मांगों को पूरा करने की क्षमता नहीं है, तो खाई बढ़ जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी और आप पीपीटी के माध्यम से समझा दी, तो मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, हंटिंगटन अपनी पुस्तक थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी में 3 लहरों की चर्चा करता है। कहता है लोकतंत्र की 3 लहरें आई हैं। पहली लहर कहता है 1828 से 1926 तक आई, यहाँ यूएसए में मताधिकार मिला। इसे जैक्सोनियम लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहता है, जैक्सोनियम लोकतंत्र। यहीं पर वास्तव में मैंने बताया कि 1920 में एंथोनी संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। कौन सा, एंथोनी। वास्तव में ये अमेरिका का 19वां संशोधन अधिनियम था। इसके तहत अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार मिला था। वो लोकतंत्र की पहली लहर का ही सूचक है। आप सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि जो अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार से संबंधित एंथोनी संशोधन अधिनियम है, उसको बेसिकली कौन सी लहर में हंटिंगटन महोदय लेते हैं, पहली लहर में लेते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात को ध्यान में रखना है। दूसरी लहर की बात कब करते हैं, कहते हैं द्वितीय युद्ध के बाद अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तीसरी लहर की शुरुआत कहते हैं 1974 में हुई थी, जब पुर्तगाल में कारनेशन क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन वो तीसरी लहर की चर्चा 1974 से 1989 तक ही करते हैं। इसमें यूएसएसआर के विघटन की चर्चा नहीं करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बातें मैंने आपको अब 2 बार बता दी, एक बार सिंपल, एक बार पीपीटी के माध्यम से। मैं समझता हूं अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको अब भी समझ नहीं आता है तो प्लीज रिपीट अगेन एंड अगेन। जैसे रस्सी आती है, बार बार आती जाती है, तो कहीं ना कहीं पत्थर पर निशान डाल देती है मित्रों, लेकिन ये इतना टिपिकल नहीं है। आप बार बार सुनेंगे तो आपको पक्का याद होगा, मुझे विश्वास है, लेकिन हंस कर पढ़ना, रोकर नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हंटिंगटन अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1992 में लिखते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध 2 राष्ट्रों के मध्य न होकर 2 सभ्यताओं के मध्य होगा। ये 2 सभ्यताएं होंगी ईसाईयत और इस्लाम। इस प्रकार हंटिंगटन ने बताया कि अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1992 में कि तीसरा विश्व युद्ध 2 राष्ट्रों के मध्य न होकर 2 सभ्यताओं के मध्य होगा। ये 2 सभ्यताएं होंगी इस्लाम व ईसाईयत। फिर हंटिंगटन की एक पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968। इससे फ्रांसिस फुकुयामा भी प्रभावित थे, और फ्रांसिस फुकुयामा की जो किताबें थी 2011 वाली और 14 वाली, दोनों इसी पुस्तक से प्रभावित थी। फ्रांसिस फुकुयामा हंटिंगटन के शिष्य थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मित्रों, आमंड, पावेल और अवस्थाएं। पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूं, फिर उसके बाद पीपीटी के माध्यम से बताता हूं। आमंड व पावेल राजनीति विकास की 4 अवस्थाएं बताते हैं। पहला, राज्य निर्माण। दूसरा, राष्ट्र निर्माण। तीसरा, सहभागिता। चौथा, वितरण। 4 उन्होंने अवस्थाएं बताई, राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता, वितरण। राज्य निर्माण का मतलब है संप्रभुता निश्चित होना, राज्य के पास संप्रभुता प्राप्त होना, विदेशी शासन का अंत होना। ये
राष्ट्र निर्माण का मतलब है जनता में मनोवैज्ञानिक एकता आना। सहभागिता का मतलब है कि बेसिकली जनता की शासन में सहभागिता सुनिश्चित होना। वितरण का मतलब है संसाधनों का वितरण प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक वर्ग तक होना। ये बेसिकली आमंड ने 4 अवस्थाएं बताई। क्या क्या? राज्य निर्माण, जिसका मतलब है संप्रभुता सुनिश्चित होना, विदेशी शासन का अंत होना। राष्ट्र निर्माण का मतलब है जनता में मनोवैज्ञानिक एकता आना, हम की भावना आना, राष्ट्रीय भावना आना। सहभागिता का मतलब है शासन में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होना, और वितरण का मतलब है संसाधनों का वितरण प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक होना। तो ये 4 अवस्थाएं आमंड व पावेल ने बताई। तो ये 4 अवस्थाएं आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मित्रों आमंड व पावेल क्या करते हैं, राजनीति व्यवस्थाओं के प्रकार भी बताते हैं। मैं वो भी बता देता हूं कि वो बेसिकली 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताते हैं। पहला, आदिम व्यवस्थाएं, जो वास्तव में प्राचीन काल में अवस्थाएं थी, जैसे समूह वाली, वृंद वाली, वो वाली जो जनजातीय समाज में मानव के प्रारंभिक विकास में जो पाई जाती हैं। तो पहली क्या बताते हैं? आदिम व्यवस्थाएं। दूसरी कहते हैं परंपरागत व्यवस्थाएं। परंपरागत व्यवस्थाओं में वो बेसिकली राजतंत्र, सामंतवादी शासन और नौकरशाही को सम्मिलित करते हैं। तीसरी जो है आधुनिक व्यवस्थाएं, इसमें वो लोकतंत्र को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? लोकतंत्र को। इस प्रकार आमंड व पावेल अवस्थाएं तो 4 बताते हैं, लेकिन 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की भी चर्चा करते हैं कि बेसिकली वो भी आप ध्यान में रखेंगे कि आमंड व पावेल ने अवस्थाएं तो कितनी बताई? 4। स्टेज कितनी बताई? 4। टाइप कितने बताए? 3। ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की 5 प्रकार की आवश्यकताएं भी होती हैं। ये भी बेसिकली आमंड व पावेल कहते हैं। तो आमंड व पावेल के 3 क्वेश्चन बनते हैं। आमंड व पावेल राजनीति विकास की कितनी अवस्थाएं बताते हैं? 4। राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता और वितरण। फिर वो राजनीति व्यवस्था के प्रकार कितने बताते हैं? 3। आदिम व्यवस्थाएं, परंपरागत व्यवस्थाएं, और तीसरा क्या? आधुनिक व्यवस्थाएं। और फिर राजनीति व्यवस्था की आवश्यकताएं कितनी बताते हैं? 5। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। तो एक बार पीपीटी के माध्यम से पुनः देखते हैं धीरे धीरे। पहला, आमंड व पावेल और अवस्थाएं। आमंड व पावेल राजनीति विकास की 4 अवस्थाएं बताते हैं। राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता और वितरण। दिख रहा है मित्रों? आप बोर्ड से साफ क्लीन से दिखना है, धीरे धीरे देखना है। ये टॉपिक थोड़ा क्लिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। राज्य निर्माण का मतलब क्या है? संप्रभुता निश्चित होना, विदेशी शासन का अंत होना। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक एकता आना, जनता में हम की भावना आना। सहभागिता का मतलब है शासन में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होना। वितरण का मतलब है संसाधनों का वितरण प्रत्येक क्षेत्र तक होना। आगे देखते हैं मित्रों कि बेसिकली आमंड और पावेल की बुक्स कौन कौन सी हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज 1960 में लिखी आमंड व पावेल ने। दूसरी किताब लिखी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966। तो 2 ये किताबें भी ध्यान रखना है। ये मैंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में भी आपको बताई थी। द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज कब लिखी? 1960 में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच कब लिखी? 66 में। इसी में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत भी देते हैं। तो ये आपको दोनों किताबें मित्रों याद रखनी है। तो प्लीज मुझे विश्वास है कि आप ये याद रखेंगे। फिर आगे मैंने अभी आपको बताया था कि आमंड व पावेल की व्यवस्थाओं के प्रकार कितने बताते हैं? वो 3 प्रकार बताते हैं। आदिम अवस्थाएं, आदिम अवस्थाएं कौन सी हैं? जो प्रागैतिहासिक काल वाली हैं। परंपरागत अवस्थाएं, इसमें बेसिकली राजतंत्र, नौकरशाही और सामंती शासन को शामिल करते हैं। आधुनिक व्यवस्थाएं, इसमें लोकतंत्र और अधिनायकवाद को शामिल करते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थाओं के 3 प्रकार बताते हैं और अवस्थाएं कितनी बताते हैं? 4। यानी कि अवस्थाएं कितनी बताते हैं? 4। कौन सी? राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता, वितरण। और प्रकार कितने बताते हैं? 3। प्रकार कितने बताए? 3। कौन कौन से? आदिम व्यवस्थाएं, परंपरागत व्यवस्थाएं और आधुनिक व्यवस्थाएं। इसके अलावा आमंड व पावेल क्या करते हैं? राजनीति व्यवस्था की 5 आवश्यकताएं भी बताते हैं। आमंड व पावेल राजनीति विकास की 5 आवश्यकताएं भी बताते हैं। 5 आवश्यकताएं कौन सी हैं वो सुनना है। पहला है कर्मानुसार विकास, दूसरा है संसाधन, तीसरा है अन्य व्यवस्थाओं के साथ विकास, चौथा क्या है? क्षमता में वृद्धि, और 5वां क्या है? अनुक्रियाशीलता। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। उत्तरदायित्व, तो वास्तव में क्या 5 आवश्यकताएं बताई? कर्मानुसार विकास, संसाधन, अन्य व्यवस्थाओं के साथ विकास, क्षमता में वृद्धि और अनुक्रियाशीलता, यानी कि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना।
तो ये 5 आवश्यकताएं बताई, तो ये 5 आवश्यकताएं भी आप ध्यान रखेंगे मित्रों। तो ये भी पूछा जा सकता है, कोई मायने नहीं करता, क्योंकि फैक्चुअल पेपर के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो आपको ये धीरे धीरे सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब आगे चलते हैं मित्रों। ऑर्गेन्स की और अवस्थाएं। ऑर्गेन्स की और अवस्थाएं मैं पीपीटी के माध्यम से बता देता हूं, आप अलग भी बता देता हूं कि आप इसमें तनाव नहीं लेंगे। ऑर्गेन्स की इन्होंने किताब लिखी थी द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कौन सी किताब लिखी थी? 1965 में किताब लिखी थी। इसमें ये भी मेनली 4 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। कितनी अवस्थाओं की चर्चा करते हैं? 4। अब 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनना। पहला है आदिम एकीकरण की राजनीति, यानी कि संप्रभुता सुनिश्चित होना। आदिम एकीकरण की राजनीति, प्रिमिटिव इंटीग्रेशन की पॉलिटिक्स ऑफ प्रिमिटिव इंटीग्रेशन, आदिम एकीकरण की राजनीति यानी कि संप्रभुता सुनिश्चित होना। दूसरा है औद्योगिकरण की राजनीति, अर्थात बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होना। तीसरा है लोक कल्याण की राजनीति, यानी कि गरीबों के कल्याण पर बल देना। चौथा है समृद्धि की राजनीति, यानी कि प्रोस्पेरिटी पर ज्यादा ध्यान देना। तो इस प्रकार से ऑर्गेन्स्की महोदय 4 अवस्थाएं बताता है। अगर भारत के संदर्भ में मैं बताऊं कि इन अवस्थाओं का क्या विश्लेषण होगा, क्या व्याख्या होगी, मैं बता देता हूं। जैसे बेसिकली हमारे यहाँ कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को संप्रभुता निश्चित हो गई थी, भारत स्वतंत्र हो गया, तो आदिम एकीकरण हो गया। उद्योगीकरण कब हुआ? जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी ने महालनोबिस मॉडल चलाया और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की कि बेसिकली वो बोकारो वाला चाहे भिलाई वाला बड़े बड़े इस्पात संयंत्र बनाए, तो उद्योगीकरण की राजनीति हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी सत्ता आई तो 71 में उन्होंने लोक कल्याण की बात की, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और 91 के बाद तो हम समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो समृद्धि की राजनीति 91 के बाद भारत में शुरुआत हो गई। अगर भारत के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या करें, लेकिन ऑर्गेन्स्की ने तो ऑल ओवर सभी विकासशील देशों के बारे में ये 4 अवस्थाएं बताई थी। तो ये चारों अवस्थाएं आपको ध्यान रखना है। फिर मित्रों ऑर्गेन्स्की बाद में एक 5वीं अवस्था भी जोड़ने का प्रयास करते हैं 1971 में, और वो कहते हैं 5वीं अवस्था जीवन की गुणवत्ता है। एक बात और ध्यान रखना है कि वो एक बात ऑर्गेन्स्की और कहते हैं जो ये चौथी समृद्धि की राजनीति है, इसको केवल अमेरिका ने प्राप्त किया है, अन्य किसी राष्ट्र ने प्राप्त नहीं किया है। तो अब मैं पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप देखिए। तो बेसिकली क्या आप देखेंगे इसको, ऑर्गेन्स्की और अवस्थाएं। ऑर्गेन्स्की अपनी पुस्तक द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में 4 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरी अवस्था है औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरी अवस्था है लोक कल्याण की राजनीति, चौथा समृद्धि की राजनीति। लेकिन 2 बातें इसमें और ध्यान रखनी है। ऑर्गेन्स्की के अनुसार ये चौथी अवस्था केवल अमेरिका ने प्राप्त की है। किसने प्राप्त की है? अमेरिका ने। फिर आगे बाद में 1971 में क्या है, 5वीं अवस्था भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता की अवस्था। लेकिन सिंपली मित्रों क्वेश्चन आया आपके सामने कि भाई ऑर्गेन्स्की कितनी अवस्थाएं बताते हैं, तो 4 ही बताना है, 5 आंसर मत लेना, क्योंकि वो बाद में अलग से जोड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको मैं मानता हूं कि ऑर्गेन्स्की क्लियर होगा, इसकी अवस्थाएं आपको याद होंगी, लेकिन थोड़ा सा प्यार से करेंगे तो याद हो जाएंगी। तो नॉर्मल बातें हैं, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। आगे चलते हैं मित्रों, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हैं। रोस्टव और अवस्थाएं। रोस्टव और अवस्थाएं बताने से पहले मैं आपको सिंपल बताने की कोशिश करता हूं रोस्टव के बारे में। रोस्टव, डब्ल्यू रोस्टव और अवस्थाएं। डब्ल्यू रोस्टव एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से ही कहीं ना कहीं विकास की अवस्थाएं बताते हैं, आर्थिक दृष्टि से चर्चा करते हैं। इनकी किताब भी द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां ऑर्गेन्स्की कहता है स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वहां रोस्टव कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या किसका का नाम है? ये 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन बेटा 5 के नाम आपको अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे तो आप बेटर ढंग से कर पाएंगे। अगर हिंदी में याद करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनका हिंदी अनुवाद अलग अलग मिलेगा। तो इसलिए मैं अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करता हूं, आपको समझा दूंगा। पहली अवस्था है ट्रेडिशनल सोसाइटी।
रोस्टोव ट्रेडिशनल सोसाइटी उसको कहता है प्रागैतिहासिक काल की पहली अवस्था को, पूरा पाषाण काल वाली अवस्था को, जब मनुष्य खाद्य संग्रह था, गुफाओं में रहता था, तो खाद्य संग्रह वाली स्थिति, जब शिकारी का काम करता था या बस फल वल तोड़कर खा लेता था, उसको कहता है ट्रेडिशनल सोसाइटी। फिर दूसरा कहता है, अवस्था बताता है प्री टेक ऑफ। प्री टेक ऑफ बताता है जब मानव ने अस्थायी कृषि शुरू की, झूमिंग कृषि शुरू की, यानी कि खाली बीज डाल देता था, हल का प्रयोग नहीं करता था, तो अस्थायी कृषि वाला। तीसरी अवस्था बताते हैं टेक ऑफ, यानी कि स्थायी खेती की शुरुआत होना। चौथी अवस्था बताते हैं ड्राइव टू मैच्योरिटी, ये औद्योगिकरण वाली अवस्था है। पांचवी अवस्था बताते हैं एज ऑफ हाई मास कंजप्शंस, एज ऑफ, यानी कि जन भोग की अवस्था। इस प्रकार से जो रोस्टव है वो 5 अवस्थाएं बताते हैं। पहला ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि खाद्य संग्रह वाली अवस्था, प्रागैतिहासिक काल वाली, प्री टेक वाली झूमिंग खेती वाली अवस्था, टेक ऑफ वाला जब स्थायी हल्की खेती होने लगी तब, ड्राइव टू मेच्योरिटी वाला औद्योगिकरण की राजनीति वाली अवस्था, पांचवी अवस्था बताते हैं जब जन भोग पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, वो 5। तो ये 5 अवस्थाएं रोस्टव ने बताई। तो मैं इनको आप पीपीटी के माध्यम से मित्रों बताता हूं। डब्ल्यू रोस्टव और अवस्थाएं। रोस्टव अपनी पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विकास की निम्न 5 अवस्थाएं बताते हैं। पहली ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसमें मनुष्य खाद्य संग्रह था, यानी कि पूरा पाषाण काल वाली है, जब गुफाओं में रहता था। कौन सी है? पूरा पाषाण काल वाली। दूसरा प्री टेक ऑफ, जब वो झूमिंग कृषि करता था, अस्थायी कृषि करता था, खाली बीज डाल देता था, हल का प्रयोग नहीं करता था। तीसरी अवस्था है स्थायी खेती वाली टेक ऑफ अवस्था, इसमें स्थायी खेती, हल के माध्यम से खेती शुरू हो गई। चौथी अवस्था है ड्राइव टू मैच्योरिटी, उद्योगीकरण की अवस्था है। पांचवी है जो हाई मास कंजप्शन, यानी कि जन भोग की अवस्था है। अब कहता है पांचवी अवस्था वर्तमान में चल रही है। तो इस प्रकार से कहता है कि अब देख लेंगे कौन सा विकासशील देश कहां पर है, उसी हिसाब से उसके विकास का आकलन कर लेंगे। तो ऐसा बेसिकली डब्ल्यू रोस्टव 5 अवस्थाएं बताते हैं। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम आगे चर्चा करते हैं फ्रेडरिक रिक्स विकास के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन फ्रेडरिक रिक्स को समझने से पहले मैं आपको सिंपल है कि एक बार वैसे समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेडरिक रिक्स को। तो पहले थोड़ा सा यहीं देख लें, ये इजी है इसलिए थोड़ा यहीं समझाता हूं कि फ्रेडरिक रिक्स बेसिकली मूलतः चाइना के विचारक थे, चीन में जन्म हुआ था, लेकिन अमेरिकी दार्शनिक थे, प्रशासनिक चिंतक थे। प्रशासन में, लोक प्रशासन में इनका विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी। इनकी जो किताबें हैं, 2 फेमस किताबें हैं। तो पहली है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहते हैं हमें विकसित और विकासशील देशों का जो तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए वो पारिस्थितिकीय उपागम के आधार पर करना चाहिए, इकोलॉजी के आधार पर करना चाहिए। दूसरी किताब उन्होंने रिवाइज प्रिज्मेटिक सोसाइटी लिखी थी 1973 में। इसमें वो कहते हैं कि बेसिकली एक विकासशील देश भी विकसित देशों से बेहतर हो सकता है, ऐसा बेसिकली इन 2 किताबों में उन्होंने कहा था। फिर बेसिकली फ्रेडरिक रिक्स विकास फंड की संकल्पना देते हैं, डेवलपमेंट ट्रैप की। डेवलपमेंट ट्रैप की संकल्पना पर कहते हैं जब समानता के अनुरूप क्षमता विकसित नहीं हो पाती है तो विकास फंड की स्थिति आ जाती है डेवलपमेंट ट्रैप की। यानी कि जब जनता में चेतना ज्यादा पैदा हो जाए और सरकार उसको पूरा ना कर पाए, सरकार में इतनी क्षमता ना हो, तो विकास फंड की स्थिति आ जाएगी, डेवलपमेंट ट्रैप आ जाएगा, विकास नहीं हरास होना शुरू हो जाएगा। ऐसा बेसिकली तो आपको क्लियर होना चाहिए विकास फंड की संकल्पना किसने दी थी? फ्रेडरिक रिक्स ने। क्या कहते हैं? जब समानता के अनुरूप क्षमता विकसित नहीं हो पाती सरकार की तो विकास फंड की स्थिति आ जाती है, तो ये विकास रुक जाता है, ऐसा बेसिकली फ्रेडरिक रिक्स कहते हैं। अब मैं मित्रों आपको थोड़ा पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रेडरिक रिक्स जो थे उन्होंने बेसिकली जो है विकसित और विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। पहले उन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम प्रयोग किया था। फ्रेडरिक रिक्स ने पहले विकसित और विकासशील देशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया और उसमें दुनिया के जितने भी देश थे उनको 3 भागों में बांटा।
पहला कृषि पर आधारित देश, कृषि पर आधारित देश जहां ऐसे विकासशील देश जहां विकास केवल कृषि के स्तर पर ही हो रहा है, तो सबसे निम्न श्रेणी के देश इनको कहा। उद्योग वाले देशों में विकसित देशों को शामिल किया, और कृषि प्लस उद्योग में यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले में उन्होंने ऐसे विकासशील देशों को शामिल किया जिन्होंने औद्योगिकरण भी शुरू कर दिया है। तो पहले तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के आधार पर, उपागम के आधार पर उन्होंने दुनिया के समस्त देशों में 3 भागों में बांटा था, कृषि पर आधारित देश, उद्योग पर आधारित देश और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। लेकिन बाद में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। उन्होंने कहा कि विकास का अध्ययन केवल हमें आर्थिक आधार पर नहीं करना चाहिए, उसमें परिस्थिति का भी योगदान रहता है, संस्कृति का भी योगदान रहता है। इसलिए उन्होंने फिर पारिस्थितिकीय उपागम का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 में पारिस्थितिकीय उपागम के आधार पर विकसित और विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो अब देखते हैं किस प्रकार से वो अध्ययन करते हैं मित्रों, तो वो भी मैं आपको भी बताता हूं। ये किताब थी इसमें पुस्तक में उन्होंने बाद में पारिस्थितिकीय उपागम का प्रयोग करते हुए विकसित विकासशील देशों का अध्ययन किया। पारिस्थितिकीय उपागम का प्रयोग करते हुए उन्होंने दुनिया के देशों को 3 भागों में बांटा। पहला फ्यूज सोसाइटी, दूसरा बेसिकली डिफ्रेक्टेड सोसाइटी, तीसरा प्रिज्मेटिक सोसाइटी। फ्यूज सोसाइटी उसने कहा जो कृषि पर आधारित हैं, जहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, सारे कार्य ना संरचनात्मक विभेदीकरण पाया जाता है ना कार्यात्मक। यहाँ विभेदीकरण नहीं है, यहाँ पर संरचनाएं अलग अलग कार्य नहीं करती, विभेदीकरण 0 है, नहीं है। यानी कि ना तो कार्यात्मक विभेदीकरण है ना संरचनात्मक, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कार्य एक ही केंद्र बिंदु से संचालित होते हैं। राजा ही शासक होता है, राजा ही धार्मिक नेता होता है, राजा ही सब कुछ होता है। जैसे भूटान में देखो तो फ्यूज सोसाइटी का उदाहरण है, वहां सारे कार्य राजा ही करता है। तो ये विभेदीकरण का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। परंपरागत सत्ता पाई जाती है। कौन सी सत्ता पाई जाती है? परंपरागत। तो बेसिकली कहता है ये। और यहाँ पर राजशाही का किंगली मॉडल पाया जाता है, यानी कि राजा की इच्छा पर ही ब्यूरोक्रेट को नियुक्त किया जाता है। ये बेसिकली कहता है यहाँ पर ये चीजें पाई जाती हैं। दूसरा फिर कहता है डिफरेक्टेड सोसाइटी। डिफरेक्टेड सोसाइटी यूएसए का उदाहरण है। अगर ये भूटान का उदाहरण है तो यहाँ यूएसए का उदाहरण है डिफरेक्टेड सोसाइटी। कहता है यहाँ संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार का विभेदीकरण होता है, दोनों प्रकार का विभेदीकरण होता है। यानी कि अलग अलग कार्य संरचनाएं भी होती हैं और वो अलग अलग कार्य भी होती हैं। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग होती हैं। इस प्रकार से राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग होती हैं, वो कार्य भी अलग अलग करती हैं। तो ऐसा बेसिकली कहता है। यहाँ पर कानूनी तरसंगत सत्ता का पूर्णतः प्रभाव देखने को मिलता है और नौकरशाही का ब्यूरो मॉडल मिलता है। नौकरशाही का ब्यूरो मॉडल का मतलब क्या है? कि ब्यूरो मॉडल का सीधा सा मतलब है कि यहाँ योग्यता के आधार पर नौकरशाही पाई जाती है। यहाँ पर तो किंगली मॉडल था, राजशाही की इच्छा पर निर्भर करने वाला मॉडल था। तो यहाँ पर क्या है? ब्यूरो मॉडल है। कौन सा है? ब्यूरो मॉडल। कहता है नौकरशाही का ब्यूरो मॉडल पाया जाता है, यानी कि योग्यता के आधार पर नौकरशाही का चयन होता है। तो ये बेसिकली कहता है यूएसए में देखने को मिलता है। तीसरा वो प्रिज्मेटिक करता है। प्रिज्मेटिक में शामिल करता है भारत जैसे विकासशील देशों को, तो सिंगापुर, भारत जैसे देशों को, जहां पर दोनों चीजें पाई जाती है, कृषि प्लस उद्योग। दूसरा, वहां संरचनात्मक विभेदीकरण तो होता है लेकिन कार्यात्मक नहीं होता। यानी कि अलग अलग संरचनाएं तो होती हैं लेकिन अलग अलग कार्य नहीं कर पाती, इसलिए वहां अति व्यापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओवरलैपिंग। कि सिंपल है, विधायिका का कार्य कई बार न्यायपालिका कर देती है, न्यायपालिका कार्य कई बार विधायिका कर देती है। तो वहां कहता है ओवरलैपिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओवरलैपिंग। तो कहता है यहाँ, फिर कहता है यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में भी अंतर होता है। कि कहता है यहाँ डिफरेक्टेड में तो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं वो करते नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार अलग अलग। किसमें? प्रिज्मेटिक में। सिद्धांतिक बातें तो लोकतंत्र की होती हैं, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो जाति धर्म के आधार पर संचालित होता है। अभिजन वर्ग का प्रभाव देखने को मिलता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। तो कहता है यहाँ अति व्यापन पाया जाता है, ओवरलैपिंग पाई जाती है, सिद्धांत व्यवहार में अंतर पाया जाता है। और नौकरशाही का कौन सा मॉडल पाया जाता है? कहता है शाला मॉडल पाया जाता है। क्या मॉडल पाया जाता है? शाला। यानी कि क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ व्यवहार में तो नौकरशाही का चयन करते समय योग्यता की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में भाई भतीजावाद पाया जाता है, भ्रष्टाचार पाया जाता है। सिंपल सा है, भारत के इसी में शामिल करते हैं। भारत में यही होता है, जब भर्ती निकलती है तो बेटा बात योग्यता की करते हैं, और लेकिन जब लास्ट में पेपर के लिए ट्रक ही पलट जाता है।
ट्रक ही पलट जाता है, पेपर चोरी करवा देते हैं। तो सिद्धांत में खाली योग्यता की बात है, निष्पक्षता की बात है, व्यवहार में भ्रष्टाचार पाया जाता है। यही प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कहता है। या नौकरशाही का कौन सा मॉडल पाया जाता है? साला। कौन सा मॉडल पाया जाता है? साला। यहां नौकरशाही का कौन सा मॉडल पाया जाता है? किंगली मॉडल। किसमें? फ्यूज सोसाइटी में। और डिफरेक्टेड सोसाइटी में यूएसए में कौन सा मॉडल पाया जाता है? ब्यूरो वाला। यहाँ योग्यता है। तो अब ये नौकरशाही के मॉडल भी थोड़े ध्यान रखने चाहिए ताकि नौकरशाही भी सिलेबस में तो आगे क्लियर हो सके। किंगली मॉडल नौकरशाही का कहाँ पाया जाता है? फ्यूज सोसाइटी में, यानी कि राजा की इच्छा पर नौकरशाह बनाया जाता है। डिफरेक्टेड सोसाइटी में कौन सा मॉडल पाया जाता है? ब्यूरो मॉडल, यानी कि योग्यता के आधार पर नौकरशाही का चयन होता है। साला मॉडल कहाँ पाया जाता है? विकासशील देशों में, प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। यहाँ पर क्या होता है? सिद्धांत में तो बातें योग्यता की, व्यवहार में भाई भतीजा और भ्रष्टाचार। तो इस प्रकार से कहता है 3 प्रकार के देश रहते हैं। ये सबसे निम्न श्रेणी का देश है। सेकंड नंबर वाला प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, थर्ड वाला डिफरेक्टेड सोसाइटी है। अब सामान्यतः पहली किताब में इसमें तो यही कहता है डिफरेक्टेड सोसाइटी ही सबसे विकसित होती है, लेकिन बाद में जो फ्रेडरिक्स है उसके विचारों में चेंज होता है और वो नई किताब लिखता है रिवाइज्ड प्रिज्मेटिक सोसाइटी। रिवाइज प्रिज्मेटिक सोसाइटी में वो देते हैं ईओ आर्थो न्यू मॉडल। ईओ आर्थो न्यू मॉडल में वो विकसित और विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन विभेदीकरण के साथ साथ एकीकरण के आधार पर करते हैं। इसमें तो सिंपल मॉडल में तो जो फ्यूज सोसाइटी में विभेदीकरण को सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं, लेकिन जो ईओ आर्थो न्यू मॉडल है उसमें एकीकरण को भी जोड़ देते हैं कि भाई जनता में राष्ट्रीय भावना कितनी है, हम की भावना कितनी है। तो ईओ आर्थो न्यू मॉडल में कहते हैं विभेदीकरण एकीकरण के आधार पर जो अध्ययन करते हैं विकसित विकासशील देशों का, तो उसमें कहते हैं एक विकासशील देश भी विकसित देशों से बेहतर हो सकता है, क्योंकि विकासशील देश में हो सकता है हम की भावना ज्यादा हो। तो इसलिए बेसिकली उसने ईओ आर्थो न्यू मॉडल के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला? एक विकासशील देश विकसित देश से बेहतर हो सकता है। तो आइए मित्रों, अब मैं पीपीटी के माध्यम से भी आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। तो आइए, तो मैंने बताया आपको कि बेसिकली पहले जो थे फ्रेडरिक्स संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग करते हैं और दुनिया के देशों को 3 भागों में बांटते हैं, कृषि, उद्योग और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन बाद में कहते हैं ये तो आर्थिक आधार पर हो गया अध्ययन, इसलिए पूरा अध्ययन नहीं हो पाया। तो बाद में पारिस्थितिकी उपागम का प्रयोग करते हैं अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 में, और उसमें दुनिया के समस्त देशों को 3 भागों में बांटते हैं। फ्यूज सोसाइटी जो सबसे निम्न स्तरीय वाले हैं, इसमें भूटान जैसे देशों को शामिल करते हैं, और यहाँ कहते हैं कि सारे कार्य एक ही केंद्र बिंदु से होते हैं। या संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार का विभेदीकरण नहीं पाया जाता। विभेदीकरण क्या है? जीरो। और यहां नौकरशाही का कौन सा मॉडल पाया जाता है? किंगली मॉडल पाया जाता है। कौन सा मॉडल पाया जाता है? किंगली, यानी कि राजा की इच्छा पर निर्भर करता है कौन नौकरशाह होगा कौन नहीं होगा। दूसरा बेसिकली प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में वो भारत जैसे देशों को और सिंगापुर जैसे देशों को शामिल करता है। कहता है यहां संरचनात्मक विभेदीकरण तो है, यानी कि अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, स्थानीय सरकार अलग। लेकिन साथ में क्या है? लेकिन कार्यात्मक विभेदीकरण नहीं है। क्या नहीं है? कार्यात्मक नहीं है। वो अलग अलग कार्य नहीं करती, ओवरलैपिंग पाई जाती है। कई बार राज्य सरकार का कार्य केंद्र सरकार कर लेती है, कई बार विधायिका का कार्य न्यायपालिका कर लेती है। कहते हैं ओवरलैपिंग पाई जाती है, अति व्यापन की समस्या रहती है। तीसरा कहता है डिफरेक्टेड सोसाइटी, तो कहता है यहां पर अलग अलग संरचनाएं भी होती हैं और अलग अलग कार्य भी होते हैं। यहाँ दोनों प्रकार का विभेदीकरण होता है, संरचनात्मक भी और कार्यात्मक, दोनों प्रकार का है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताता है वो डिफरेक्टेड सोसाइटी, अमेरिका को इसमें शामिल करता है। लेकिन बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आता है। वो फिर किताब लिखते हैं रिवाइज प्रिज्मेटिक सोसाइटी 73 में, और उसमें नया मॉडल देते हैं विकास का, ईओ आर्थो न्यू मॉडल। उसमें विभेदीकरण के साथ साथ एकीकरण को, हम की भावना को भी अध्ययन का आधार बनाते हैं, और उसके आधार पर कहते हैं एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी भी डिफरेक्टेड सोसाइटी से बेहतर हो सकती है। तो इस प्रकार से मित्रों आपको जो फ्रेडरिक्स के विचार हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब हम आगे भी थोड़ा अध्ययन करते हैं, आइजनस्टाइन के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके ब्रेकडाउन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूं, आइजनस्टाइन राजनीति विरोध की संकल्पना देते हैं। कौन सी संकल्पना देते हैं? राजनीति विरोध की। क्या कहते हैं
कि विकासशील देशों में जो विरोध हो रहा है वो पश्चिमीकरण के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? पश्चिमीकरण के कारण। तो इन्होंने लेख लिखा था ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, उसमें लिखते हैं विकासशील देशों में पश्चिमीकरण विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और अतः तो राजनीति विरोध का कारण क्या बताते हैं? पश्चिमीकरण को। तो कौन सा लेख था? ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है, आप इसमें गड़बड़ नहीं करना है। फिर एक जेगुराइव थिंकर हैं, जेगुराइव थिंकर भी राजनीति विकास के 3 तत्व बताते हैं, क्षमता, व्यवस्था का योगदान और अनुक्रियाशीलता। तो ये 2 बातें ध्यान रखना है। आइजनस्टाइन ने क्या किया था? राजनीति विरोध की संकल्पना दी थी, उसमें कहा था कि विकासशील देशों में विरोध का कारण पश्चिमीकरण है, उनके लेख का नाम ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। फिर एक अन्य थिंकर हैं जेगुराइव, जेगुराइव राजनीति विकास के 3 तत्व बताते हैं, क्षमता, व्यवस्था का योगदान और अनुक्रियाशीलता। इस प्रकार से मित्रों मैंने इस पूरी वीडियो में आपको काफी चीजें बताई हैं, तो आपको सारी चीजें समझ भी आई होंगी। फ्रांसिस फुकुयामा से लेकर वो पिछली वीडियो में मैंने आपको राजनीति विकास की सामान्य परिभाषाएं और विशेषताएं बताई थी। इस वीडियो में मैंने आपको फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में पूरा बताया और राजनीति विकास की अवस्थाओं की चर्चा की। अब अगली वीडियो में जो है अल्प विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।